guys, most welcome in your YouTube channel Super Scientific Academy. Today I will discuss about next topic, azeotrophs or constant boiling mixture. What is azeotrophs or constant boiling mixture? You know that in binary solution there are two components in a solution. Suppose that binary solution में दो component है A and B. ये दोनों मिलकर के सोल्यूशन फॉर्म किए. आप जानते हैं कि ए और बी दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा. सपोज दैट वी यूज ए की जगह पे हमने वाटर यूज किया और बी की जगह पे एथाइल अल्कोहल हमने यूज किया. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल टू 373 केल्विन. 373.15 होता है बट 373 केल्विन आप लिखते हैं. और boiling point of ethanol is 351.5 Kelvin. Means water boil at 373 Kelvin temperature. And B means ethanol or ethyl alcohol boils at 351.5 Kelvin temperature. Generally यही होता है. जब भी दो कंपोनेंट आप लेंगे दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल्स होते हैं, वेपराइज होते हैं. बट अगर इन दोनों का रेशियो चेंज करें, हमने एथाइल अल्कोहल को 95.6% मिलाया और बाकी जो परसेंट है यानी 4.4% दिस इज वाटर. तो इस रेशियो पे हम देखेंगे. इसको आप स्प्राइट रेक्टिफाइड स्प्रिट भी बोलते हैं. रेक्टिफाइड स्प्रिट भी इसको कहा जाता है. देखा जाता है कि जब इस रेशियो में इन दोनों को मिला देते हैं तब ये दोनों एक साथ बॉइल होना शुरू हो जाते हैं. यानी कि दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, इसलिए आप कहेंगे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. इस रेशियो में मिलाने पर ये दोनों एक साथ बॉइल होने लगते हैं, इसको आप कहेंगे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. और ये जो टेम्परेचर है इन दोनों का ये है 351 केल्विन. इस टेम्परेचर पे आप सॉल्यूशन यानी कि दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉइल होने लगे, इसलिए आप कहेंगे azeotrophs आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. मींस दैट लिक्विड सॉल्यूशन या लिक्विड मिक्सचर इन विच बोथ कंपोनेंट बॉइल एट सेम टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन. जब दोनों एक साथ बॉइल होने लगेंगे एक ही टेम्परेचर पे तो इसको आप कहेंगे azeotrophs. यही मिक्सचर azeotrophs है. तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये दोनों कंपोनेंट इस रेशियो में आर डेफिनिट प्रोपोर्शन. आप ये बोल सकते हैं कि लिक्विड मिक्सचर व्हिच बॉइल्स एट सेम टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन एट डेफिनिट कंपोजिशन या एट डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट. ये देखिए दोनों का परसेंटेज जब सेम होगा तब. अगर ये रेशियो नहीं रहेगा तो फिर से दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे बॉइल होना शुरू हो जाएंगे. एजेोट्रॉफ्स का मतलब ही है एजेोट्रॉफ्स इसका मतलब ही है विदाउट चेंजिंग बॉइलिंग. बॉइलिंग में कोई चेंज नहीं होता. एजेोट्रॉफ्स का यही मतलब है कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं तो इस रेशियो में मिलाने के बाद दोनों एक साथ बॉइल होने लगते हैं, इसलिए इनको आप एजेोट्रॉफ्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहेंगे. और इस तरीके से एजेोट्रॉफ्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर में ये रेशियो कांस्टेंट होता है. अगर इस रेशियो को चेंज करेंगे तो अब वो एजेोट्रॉफ्स नहीं रहेगा. तो ये एजेोट्रॉफ्स का प्रॉपर्टी है. इसमें देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं. इसमें जो एजेोट्रॉफ्स आप बना रहे हैं, इन दोनों का मिक्सचर बना रहे हैं, इनमें बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया. इसका है 373, इसका 351.5 और इसका 351. मींस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दिस बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन बोथ कंपोनेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट. सो दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग एजेोट्रॉफ्स. मिनिमम बॉइलिंग एजेोट्रॉफ्स. तो इसलिए इसको आप बोलते हैं यानी कि फर्स्ट टाइप का हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजेोट्रॉफ्स. मिनिमम बॉइलिंग एजेोट्रॉफ्स. तो ये यहीं से क्लियर है कि मिनिमम बॉइलिंग एजेोट्रॉफ्स का मतलब एक ऐसा एजेोट्रॉपिक सॉल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाएगा तो कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजेोट्रॉफ्स. और आप जानते हैं कि ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया
यानी कि उस टेम्परेचर पर ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाएंगे, और जब वेपर प्रेशर हाई होगा तो लास्ट वीडियो में ये पॉइंट आपने लिखे भी हैं, इसको बताया गया, पूरा डिटेल में समझाया गया है कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है तो उस टेम्परेचर पे ज़्यादा बॉयल होंगे, ज़्यादा वेपर के फॉर्म में बनेंगे, इसलिए वेपर प्रेशर हाई होगा। और जब वेपर प्रेशर हाई होता है तो उसको आप कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। जब भी वेपर फॉर्म अधिक बनने लगते हैं तो उसी को आप पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। और वहां पर इस तरीके का आप ग्राफ भी बनाए थे, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऐसा आप ग्राफ बना रहे थे, इस तरीके का कुछ आपने ग्राफ बनाया हुआ था, ये ग्राफ आपने बनाया हुआ था। एक कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट है, यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन 1 है इसलिए बी का 0 होगा, और यहाँ पे बी का मोल फ्रैक्शन 1 है इसलिए ए का 0 होगा। ये सॉल्यूशन आप आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ था। बट जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उस टेम्परेचर पे ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेंगे, यानी कि इस कंपोनेंट का भी वेपर प्रेशर हाई होगा, इस कंपोनेंट का भी वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, होल सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। और जब वेपर प्रेशर आइडियल गैस से ज़्यादा होता है तो उसको आप कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन अधिक हो गया तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के ये एग्जांपल है, दिस एग्जांपल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ये क्या शो करते हैं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि जो भी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। और इसका ये एग्जांपल आपके सामने है। अब हम बात करते हैं कि इस एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का ग्राफ कैसे आप बनाएंगे। तो इसके ग्राफ बनाने के लिए देखिए, जैसे आप ग्राफ बना रहे थे आइडियल सॉल्यूशन के लिए, नॉन आइडियल के लिए, एकदम ठीक वही ग्राफ है, बस थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। और कैसे चेंज हो रहा है तो देखिए इस ग्राफ में, इस ग्राफ की हम बात करें अगर, तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के लिए एग्जांपल है वेयर एथेनॉल इज 95.6% and remains is water, then this is graph for minimum boiling एजियोट्रॉप्स। कैसे ग्राफ बनाएंगे, एक कंपोनेंट है यानी वाटर है ये, और आप जानते हैं कि इस पॉइंट पे वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो इसका मोल फ्रैक्शन होगा 1, इसलिए एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना होगा यहाँ पे 0। एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, आप जानते हैं कि सम ऑफ बोथ कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ बोथ कंपोनेंट इक्वल टू 1, और जब फर्स्ट 1 है तो सेकंड कितना हो गया 0। इस पॉइंट पे ये प्योर एथेनॉल है, यानी कि इसका मोल फ्रैक्शन 1 है और दूसरे का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, यानी कि वाटर का मोल फ्रैक्शन होगा 0। ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये एक्सिस आप देख रहे हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, दिस इज 373 केल्विन, ये दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। प्योर एथेनॉल जब है, सिर्फ एथेनॉल, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.5, ये 373 है, इसे थोड़ा सा कम कर दें, दिस इज 351.5। और आप जान रहे हैं कि इस कंपोजिशन में जो डिफरेंट कंपोजिशन है, जो एक यूनिक कंपोजिशन है जिस पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जा रहा है, जो ट्रॉपिक सोल्यूशन बना रहा है, उस समय एथेनॉल है 95.6%। तो जब यहाँ पे एथेनॉल मोल फ्रैक्शन 1 का मतलब 100%, तो ये है 95.6%, यानी कि 100 से थोड़ा सा कम कर दे 95.6, दिस इज 95.6। आप देख रहे हैं कि जब दोनों सोल्यूशन इस रेशियो में मिलाया जा रहा है तो अब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 351, यानी कि इससे भी थोड़ा सा कम 351। तो कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं आप, दिस इज ग्राफ फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के लिए ग्राफ, यही रेशियो है, यहाँ पे क्या है 0.956 एथेनॉल के लिए, क्योंकि एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन वहां पे 1 है। आप देख रहे हैं 95.6% का मतलब 0.96 फ्रैक्शन है, यानी कि एथेनॉल मोल फ्रैक्शन 1 होने का मतलब 100% है, प्योर एथेनॉल है यानी कि 100% ये है, तो 95.6 का मतलब थोड़ा सा कम
दिखा दिए। जब आप देख रहे हैं सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है तो इसलिए दोनों से कम यहाँ पे दिखाइए इस तरीके का। तो ये ग्राफ प्राप्त हो गया इसके लिए। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है कि आखिर इस तरह का ग्राफ क्यों बनाया गया, ये ग्राफ क्यों इस तरह का बनना है, कर्व क्यों आ रहा है। तो दिस इज लिक्विड कंपोजिशन। थोड़े से इस पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं कि आखिर है क्या, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये पॉइंट नहीं जान पाते कि आखिर इस तरह का क्यों ग्राफ प्राप्त होता है। तो दिस इज लिक्विड कंपोजिशन मीन्स ये लिक्विड कंपोजिशन है जहां पर लिक्विड वेपर के फॉर्म में बनना शुरू हुए और इसलिए इसको आप बोलेंगे बबल पॉइंट कर्व। तो दिस इज बबल पॉइंट कर्व, दिस इज एंड दिस इज वेपर फेज, दिस इज वेपर कंपोजिशन। तो ये वेपर का कंपोजिशन है जब सभी पार्टिकल्स वेपर के फॉर्म में बदल गए तो इसको आप कहते हैं ड्यू पॉइंट कर्व। ड्यू पॉइंट कर्व, क्योंकि ड्यू का मतलब ये है कि जो लास्ट कुछ पार्टिकल्स होंगे वेपर के फॉर्म में जब बदल रहे हैं तो उस टेम्परेचर को आप कहते हैं ड्यू पॉइंट। तो निश्चित रूप से स्टार्टिंग यहाँ पे हुआ था और पूरी तरह से कंप्लीट हुआ यहाँ पे, इसलिए ये है लिक्विड कंपोजिशन यानी कि बबल्स पॉइंट कर्व एंड दिस इज ड्यू कंपोजिशन, वेपर कंपोजिशन मींस ड्यू पॉइंट कर्व। और ये जो बीच में कर्व प्राप्त हो रहा है दिस इज इक्विलिब्रियम बिटवीन ड्यू एंड बबल्स पॉइंट आर लिक्विड एंड वेपर कंपोजिशन। तो आप ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम, ये बीच का जो है क्या है, ये इक्विलिब्रियम बिटवीन बबल्स एंड ड्यू आर लिक्विड एंड वेपर। तो बिटवीन लिक्विड एंड वेपर, ये पॉइंट इसीलिए इस तरीके का हम ग्राफ बनाते हैं दोनों कंपोनेंट के लिए। हमेशा इस तरीके का ग्राफ इसीलिए आता है कि एक जो होता है लिक्विड कंपोजिशन होता है जो कि बबल्स पॉइंट कर्व है और जो दूसरा है वेपर कंपोजिशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसलिए स्टार्टिंग यहाँ पे है जिसको आप कहते हैं बबल्स पॉइंट कर्व एंड दिस इज लास्ट पॉइंट विच इज ड्यू पॉइंट कर्व और इनके बीच के वैल्यू को आप क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो दिस इज इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। तो ये है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। तो नाउ we discuss about maximum boiling azotrophs. तो maximum boiling azotrophs क्या है? maximum boiling azotrophs कुछ ऐसे भी कंपोजिशन होते हैं, कुछ ऐसे भी कंपोनेंट है जिनका एक फिक्स कंपोजिशन लेंगे तो सॉल्यूशन जो बनेगा उस फिक्स कंपोजिशन पे उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। जैसे लास्ट वाले में आपने देखा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम था, इसलिए आप कह रहे थे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। बट इन दिस केस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट, सो इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। तो एग्जांपल हम लेते हैं, एक कंपोनेंट वाटर है और दूसरा कंपोनेंट नाइट्रिक एसिड है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं 373 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इक्वल टू 359 केल्विन। और जब इन दोनों को मिला करके आपने सॉल्यूशन बना दिया तब देखा जाता है कि जब ये 68% आप लेंगे तो बाकी वाटर है यानी वाटर कितना है 32%। इस रेशियो में जब मिलाएंगे तो यही एक कांस्टेंट रेशियो है जिस पर ये एज़ोट्रॉप्स बनते हैं, यानी कि एज़ोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर वाला ये रेशियो है। इस रेशियो पे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, दोनों एक साथ बॉइल होने शुरू हो गए। अब देखा जाता है कि इस रेशियो पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 393.5 केल्विन और आपने देखा इसमें कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है इस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर is greater than boiling point of both component, so it is called as maximum boiling azeotrophs। maximum यानी boiling point अधिक हो गया उनका, ऐसा एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन जिसका boiling point अधिक हो गया, ये है maximum boiling azeotrophs। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, फिर से एकदम ठीक वही ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे कोई भी एक कंपोनेंट है, वाटर भी लिख सकते हैं इसको, 1 है मोल फ्रैक्शन
फ्रैक्शन, इसलिए दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0। नाउ एट दिस पॉइंट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इक्वल टू 1, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल टू 0। यहाँ पे ए का मतलब प्योर वाटर है, प्योर वाटर, और दिस इज प्योर नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, इस एक्सिस पे ये बॉइलिंग पॉइंट का एक्सिस है, ये अगर है 373, दिस इज 373 केल्विन, एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, 359, यानी कि इससे कम ही होगा, क्योंकि 73 का ये है तो 59 ये हो गया, दिस इज 359 केल्विन। और आप देख रहे हैं कि जो टॉपिक के समय कितना इसका कंपोजिशन है, कितना परसेंटेज है, 68, यानी कि 0.68 मोल फ्रैक्शन है इसका, या आप कह सकते हैं कि यह 100% है, 1 का मतलब 100%, और इसलिए 68%, ये हाफ है 50, और इससे थोड़ा सा अधिक हो गया 60, 68 इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट है जिस पर कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, इस पॉइंट। आप देख रहे हैं कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से भी ज्यादा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से भी ज्यादा है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या इसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू है 393.5 केल्विन। वैसे ही ग्राफ बनाए फिर से, और यहाँ पे आपने देखा कि इस पॉइंट पे, तो दिस इज ग्राफ फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक है, इसलिए इसको आप कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसका वैल्यू क्या है, 0.68 मोल फ्रैक्शन या 68%। तो इस तरीके से ये पूरा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में हो गया। आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों से ज्यादा है। बहुत कॉमन सेंस है कि जब बॉइलिंग पॉइंट दोनों सॉल्यूशन से ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से ज्यादा है, तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा वेपर कम बनेंगे, और वेपर जब कम बनेंगे तो मिनिमम जो आपका वेपर कम बनेंगे, तो आप आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ बना रहे थे, ये देखिए इस तरीके का आपने ग्राफ बनाया था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और जब इससे भी वेपर प्रेशर इसका भी कम होगा, वेपर और कम बनेंगे, तो इसको आप कहेंगे नेगेटिव डेविएशन, मींस नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हिच शोज नेगेटिव डेविएशन। ये ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो इस तरीके के ग्राफ और इनके बारे में लास्ट वीडियो में हमने बताया हुआ है, डिटेल में पूरा ये पॉइंट हमने कवर अप किया हुआ है। तो अब यानी कि जिसका भी बहुत कॉमन सेंस है कि जिसका भी जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो गया इन दोनों कंपोनेंट से, तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो गया, यानी कि अब वेपर कम बनेगा और वेपर प्रेशर कम होगा। और आप जानते हैं कि जब भी वेपर प्रेशर कम होता है या वेपर कम बनता है, तो इसको आप कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग, सॉरी इसको आप बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। यानी कि एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये पूरा हो गया एजियोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के बारे में। यहाँ पे यही पॉइंट आपको समझना था, पूरा ये टॉपिक कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी सॉल्यूट के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे। दो कंपोनेंट है एंड बी फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं और ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं। एक सॉल्वेंट है और दूसरा सॉल्यूट है। दिस इज सॉल्यूट। कोई फिक्स नहीं है कि ए ही सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट हो और बी सॉल्यूट, बट एक जब आप सीक्वेंस फिक्स नहीं करेंगे तो बार बार कंफ्यूजन होगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। अगर कहीं पर भी कोई भी टर्म आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया या वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया या वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको आखिर रिप्रेजेंट करने की कोई भी एक फिक्स टर्म आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसमें आपने देखा कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बना रहे हैं,
हर एक सब्सटेंस के लिए दो पॉइंट है, दो फैक्टर है। एक क्या है उसका अमाउंट और दूसरा क्या है नेचर। इसलिए दो तरह की प्रॉपर्टी भी होती है। एक पहली प्रॉपर्टी दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो नेचर पे तो बेस्ट बहुत सारी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, लेकिन यहां पे हम स्टडी करेंगे दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और उन्हीं प्रॉपर्टी को आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये जो अमाउंट पे डिपेंड करता हो, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। देखा जाता है जब 1 kg सॉल्वेंट यूज करेंगे, 1 kg वाटर है इन द प्लेस ऑफ सॉल्वेंट, एंड फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया 1 मोल शुगर इसमें डिजॉल्व किया, तब आप देखते हैं 1 मोल शुगर डिजॉल्व किया, ये पहला आपका सोल्यूशन बन गया, दिस इज फर्स्ट सोल्यूशन। अब सेकेंड टाइम क्या किया इसी वाटर में 1 मोल यानी कि 1 kg वाटर ही है, और उसमें अब इस शुगर की जगह पे 1 मोल हम ग्लूकोज यूज कर रहे हैं, और ये बन गया आपका सेकेंड सोल्यूशन। थर्ड सोल्यूशन में इसके जगह पर हम 1 मोल, ये जो सॉल्यूट है इसके जगह पर 1 मोल यूरिया यूज कर रहे हैं, ये बन गया आपका थर्ड सोल्यूशन। अब देखा जाता है कि कुछ यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो इन तीनों के लिए सेम मिलता है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका वैल्यू सेम आता है, जैसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि 1 मोल शुगर है, 1 मोल ग्लूकोज है और 1 मोल यूरिया है। इन तीनों सोल्यूशन के लिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वैल्यू सेम होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे तीनों के लिए सेम वैल्यू है। क्यों सेम है? तो आपने कंपैरिजन किया तो पता चला किस लिए सेम है, क्योंकि तीनों का अमाउंट सेम है। मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इस सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड किया, और जो भी प्रॉपर्टी सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या बना? दैट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूल और आयंस। या तो नंबर ऑफ मोल पे कोलिगेटिव का मतलब ही है कि ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड किया और मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल है ये मॉलिक्यूल्स और एटम्स दोनों से रिलेटेड है, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करते हैं, इसी को आप कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? तो इस को का मतलब होता है टुगेदर, को मीन्स टुगेदर, और दिस इज लिगेन विच मीन्स टू बाइंड और टू लिंक, यानी कि एक साथ सभी लिंक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों सॉल्यूट डिफरेंट हैं, तीनों का नेचर पूरी तरह से डिफरेंट है, इसलिए इन तीनों के लिए डिफरेंट होना चाहिए, बट ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं, इन तीनों के लिए वैल्यू सेम आ रहा है इन सब प्रॉपर्टी का, इसलिए इनका नाम पड़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के साथ लिंक हो गए, लिंक टुगेदर, सो इट इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज कॉल्ड एज कोलिगेटिव। इस पूरे लेसन में आपको 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना है, यानी कि 4 ऐसी प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, न कि इनके नेचर के ऊपर। तो दिस आर डजंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, बट इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सो दिस आर कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन कौन सी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिनके बारे में आप स्टडी करेंगे? तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, और ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
Second, osmotic pressure. Osmotic pressure. This is second colligative property. And third, elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point. और इसी को आप इबिलियोस्कोपी भी बोलते हैं, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इबिलियोस्कोपी. एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट. दिस इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपी. क्रायोस्कोपी. इस तरीके से ये 4 ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, आर एटम्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं. इसलिए इन सभी प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे. एक एक जब करके हम स्टडी करेंगे इन सभी पॉइंट के बारे में, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, तो हम वहां पे आपको समझाएंगे भी कि किस तरीके से ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इनके बारे में कुछ पॉइंट आपको लास्ट वीडियो में बताया भी गया है, कुछ पहले से भी वीडियो डाली गई है जिसमें इन सभी पॉइंट के बारे में आपको बताया गया है. सपोज दैट इस वेसल में आप वाटर लेते हैं, तो आप जानते हैं कि जब इसको हीट करेंगे तो वाटर जो है बहुत तेजी से बॉयल होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा. वेपर जब ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करेगा, इसलिए वेपर प्रेशर का भी वैल्यू हाई होगा. और इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को आप बोलते हैं P0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो जब सिर्फ वाटर है, इसमें प्योर सॉल्वेंट है, इसको हीट आप कर रहे हैं तो बॉयल हो रहा है, और इसका जो भी वेपर के फॉर्म में, जब इक्विलिब्रियम के फॉर्म में होंगे तो जितना भी प्रेशर अप्लाई होगा उसको आप कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. बट इन दिस व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज यूज्ड, जब इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज करेंगे तब क्या होगा? तो जब भी इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज करेंगे तो अब देख रहे हैं कुछ सरफेस एरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के द्वारा कवर हो गया, और इसलिए वाटर के लिए सरफेस एरिया कम है. अब वाटर कम बॉयल होगा, वाटर कम वेपर के फॉर्म में बदलेगा, और इसलिए जब इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने मिक्स कर दिया तो अब ये क्या बन गया? सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन बनने के बाद इसका सरफेस एरिया वाटर का कम हो गया, इसलिए वाटर का वेपर बनना कम हो गया. और जब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, इसको आप कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PS. तो जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज करते हैं तो वेपर बनना कम हो जाता है, इसलिए वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है. इसको आप कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर कम हो. तो सपोज दैट सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को आप क्या बोलेंगे? दिस इज P0. एंड व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड, this becomes solution, and then vapor pressure of solution is PS, means vapor pressure of solution is PS. What is lowering in vapor pressure? तो lowering का मतलब जो कम हुआ है वही है lowering in vapor pressure. कितना कम हुआ? P0 minus PS. क्योंकि आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में सिर्फ वाटर था, सिर्फ सॉल्वेंट था, बहुत तेजी से वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो रहा था, वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा था इक्विलिब्रियम में. बट जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज किए तो उस समय वेपर प्रेशर हो गया PS, जो कम हो गया. कितना कम हुआ उसी को आप कह रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. डेल्टा P भी इसको आप लिख सकते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P. क्या है इसका वैल्यू? P0 माइनस PS. दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है इसमें? तो रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग जो कंपोजिशन है उसके साथ रिलेशन क्या है, उसके रेशियो में कितना वैल्यू है. तो रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है P0 के रेशियो में ये कितना वैल्यू है. स्टार्टिंग में P0 है जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, उसके रेशियो में हमको फाइंड करना होता है, यही होता है रिलेटिव. तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0. ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अब आप इसमें पढ़े हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, और जब इक्वल करेंगे तो क्या होगा? P0 काई ए. ये आपने राउल्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़े हुए थे, ये राउल्ट्स लॉ में आपने पढ़ा हुआ है, राउल्ट्स लॉ.
ये होता है सिर्फ एक कंपोनेंट का। जब वाटर है तब ये आपका फार्मूला आपको प्राप्त होगा। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, तो जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप बी ऐड किए तब पूरा सोल्यूशन बन गया। और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? तो वेपर प्रेशर ऑफ सम ऑफ ए कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। क्योंकि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया तब सोल्यूशन का पूरा जो वेपर प्रेशर है ए और बी दोनों कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। बट आप जानते हैं कि नॉन वोलेटाइल है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? 0। इसका वेपर प्रेशर जो होगा 0 के बराबर होगा, बिकॉज दिस इज नॉन वोलेटाइल। तो ड्यू टू नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये कि ये वेपर के फॉर्म में नहीं बदल रहा है, और जब वेपर के फॉर्म में बदल ही नहीं रहा है तो इसके द्वारा कोई वेपर प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इसका वैल्यू आएगा 0। तो अब PS इक्वल टू क्या हो गया? PA, और PA का फार्मूला क्या है? P नॉट ए का ही है। दिस इज फार्मूला। अगर इसको हम इस साइड में लाए, वेपर प्रेशर के टर्म को दोनों पे एक साइड में लाए, तो क्या बनेगा? PS अपान P नॉट ए इक्वल टू काई ए। PS अपान P नॉट ए इक्वल टू काई ए, ये फार्मूला आपको प्राप्त होगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को हम 1 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस वैल्यू सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1, तब क्या होगा? 1 माइनस PS अपान P नॉट ए इक्वल टू काई ए, इक्वल टू काई ए। तो इसको भी 1 में से माइनस करें, 1 माइनस काई ए, यानी कि दोनों वैल्यू को 1 में से आपने सब्सट्रैक्ट किया, ये वैल्यू प्राप्त हुआ। अब इसका क्या बनेगा? इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? P नॉट ए माइनस PS अपान P नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस काई ए को आप क्या बोलते हैं? काई बी। यू नो दैट 1 माइनस काई ए इक्वल टू काई बी, क्योंकि काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 फार्मूला बार बार यूज किए हुए हैं, तो 1 माइनस काई ए इक्वल टू काई बी हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और इसी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P नॉट माइनस PS अपान P नॉट, क्योंकि P नॉट ए या P नॉट का मतलब है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यही है। और ये क्या आ गया? काई बी। यही है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए राउल्ट्स लॉ यही है, क्योंकि इसी पॉइंट को आप क्या बोल रहे थे? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को आप क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। तो क्या कंक्लूजन यहां पे निकला? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, रिलेटिव लोडिंग ऑन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जितना भी रिलेटिव लोडिंग होगा वेपर प्रेशर का, वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अधिक है, अधिक लोडिंग होगा। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम हो गया तो रिलेटिव लोडिंग भी कम होगा, यानी कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और यही आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन लिखे हुए हैं, इसलिए ये हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आपको कई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस पे कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जो फार्मूला आपने प्राप्त किया हुआ है, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू काई बी। इसको आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो जब इसको आप इस तरह से लिख रहे हैं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू काई बी, व्हाट इज फार्मूला ऑफ काई बी? आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल, ये फार्मूला है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, आप जानते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए, और वैसे भी मैक्सिमम सॉल्यूशन में इस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल बहुत कम होता है। तो जब B का NP का वैल्यू बहुत कम है, इसलिए इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या बना? NP अपान Na। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? Na इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NB। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए NP का वैल्यू बहुत कम होता है, तो इसलिए NP को हम यहाँ से निगलेक्ट कर दिए। ये फार्मूला आपका नेक्स्ट है। अब इसमें देखिए, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इक्वल टू NB का क्या वैल्यू होता है? WB अपान MB
डिवाइड करना है, उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा MA अपान WA। Na का वैल्यू होता है W अपान M। ठीक है, अब इसमें देखिए इस पॉइंट को, यहाँ के लिए इस पूरे को आप क्या बोलेंगे, अगर सपोज दैट इसमें हम इस इक्वेशन, ये पूरा एक इक्वेशन बन गया है जिस इक्वेशन के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से पूछे जाते हैं। और वैसे भी जब बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो चूंकि इस बार सीबीएसई के सिलेबस से वन हाफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मासेस हटा दिया गया है, वो डिलीट कर दिया गया है, और इसलिए इन सभी पॉइंट से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ पर अगर 1000 का डिवाइड भी कर दें, 1000 का मल्टीप्लाई भी कर दें, तो क्या बनेगा, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू WB MB WA इंटू 1000 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया और 1000 का डिवाइड भी कर लिया MA अपान 1000, यानी कि 1000 का हमने डिवाइड भी किया हुआ है और 1000 का मल्टीप्लाई, दोनों काम देखिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इस पूरे को आप क्या बोलते हैं, ये मोलैलिटी का फार्मूला है। मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केस अगर ग्राम में होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई, और WB अपॉन MB इंटू WA इन केस अगर ग्राम में होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है मोलैलिटी टर्म, इसलिए एक फार्मूला भी बन गया P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m MA, यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। इस इक्वेशन पर भी कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है, कंपटीशन में भी कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो डायरेक्ट जब आपको फार्मूला हो कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, इस फार्मूले का आप यूज कर लेंगे। तो ये पहला टर्म था रिलेटिव